मई 1776 दक्षिण पूर्वी जर्मनी के इंगोलस्टाट शहर से सटे घने जंगलों में आधी रात के सन्नाटे में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। इस काली ठंडी रात में हुई बातचीत और इस सीक्रेट मीटिंग में लिए जाने वाले फैसले आने वाले वक्त में यूरोप और पूरी दुनिया की तकदीर बदल देने वाले थे। कौन थे मीटिंग में मौजूद ये 5 लोग? क्या ये किसी सरकार के नुमाइंदे थे या ये कोई टेररिस्ट ग्रुप था? क्या ये क्रांतिकारी थे, चोरों गद्दारों का गुट, या फिर बुद्धिजीवियों की एक जागरूक टोली? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें कोई राजा है तो कोई रंक, कोई ओप्रेसर है तो कोई विक्टिम, कोई बॉस है तो कोई नौकर। जब से इंसान ने होश संभाला है, सत्ता यानी अल्टीमेट पावर के लिए वो हमेशा से एक प्यादे की तरह इस्तेमाल होता चला आ रहा है। हजारों साल गुजर गए और इसी सत्ता के नशे के चलते न जाने कितने लोग और देश बलि चढ़ गए हैं। आज ही की रोजमर्रा की आम जिंदगी में हम में से कितने हैं जो अपनी आंखों को खोलकर ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ये सत्ता, पावर, कंट्रोल और मैनिपुलेशन का गेम हमारे साथ आखिर खेल कौन रहा है? कोई तो है जो किसी बिग ब्रदर की तरह हम पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। आखिर कौन सी है ये अदृश्य अनदेखी ताकत जिसके पास दुनिया को मैनिपुलेट करने की ताकत है? क्या वाकई जिंदगी के अहम फैसले लेने की आजादी आपको है या फिर हम सब किसी की कठपुतलियां हैं? एक बात तो सच है, वर्तमान में चल रही रशिया यूक्रेन की जंग हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए ज्यूज का हिटलर के हाथों किया गया बर्बर जेनोसाइड, हर एक डिसीजन के पीछे एक ही मकसद है, पब्लिक यानी कि आम नागरिकों का मैनिपुलेशन। क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आखिर जनता ही तो करता धरता है। इंडिया के बाहर ही क्यों, अपने देश के भीतर ही क्या आजादी से लेकर आज तक सत्ता, रिलीजन, जात पात और पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए जनता को तोड़ा मरोड़ा नहीं गया? सवाल सिंपल है कि हम जो देखते, सोचते, समझते और एवरीडे लाइफ गुजारते हैं, क्या ये हमारी अपनी नेचुरल सोच और तरीके हैं या फिर कोई है जिसने हमें मैनिपुलेट कर दिया है? इंसान की फितरत है ताकत को पाना, उसे आजमाना और उसे बरकरार रखना। और आज इस मॉडर्न जमाने में जहां लोग पहले से काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं, उन पर भी कुछ ऐसी ताकतों का कंट्रोल है जो उनकी जिंदगी का रुख बदल डालने की या उन्हें मैनिपुलेट करने की ताकत रखती है। ये कहानी है एक ऐसी ही अदृश्य खुफिया ताकत की, एक ऐसी अनसीन इन्फ्लुएंस, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी की जिसने न जाने कितने 100 सालों से, जी हाँ, कई 100 सालों से इस दुनिया में ऐसे कई कारनामे
ऐसी हैरत अंगेज सिचुएशंस को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आप ये सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या असलियत में इस दुनिया में पावरफुल लोग या कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें ग्लोबल स्केल पर मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या वाकई हमारे बीच कुछ इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटीज एग्जिस्ट करती हैं, और करती भी हैं तो कहां और कैसे ये हमारी जिंदगी पर असर करती हैं। ऐसी ही एक ग्लोबल और सुपर इन्फ्लुएंशियल सीक्रेट सोसाइटी की असलियत मैं यानी कार्तिक नारायण बयान करने जा रहा हूं, जिसका इस दुनिया के सोशल पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ लोगों की पर्सनल लाइव्स और सेंसेशनल असैसिनेशंस में भी हाथ माना जाता है। तो इस सोसाइटी का नाम है द इल्यूमिनाटी। क्या है ये इल्यूमिनाटी? क्यों कार्तिक इल्यूमिनाटी को मैनिपुलेशन का गेम बता रहा है? क्या सच में इल्यूमिनाटी इतनी खतरनाक सीक्रेट सोसाइटी है? ऐसा क्या किया है इस इल्यूमिनाटी ने? कौन सा इल्यूमिनाटी का राज है जो कार्तिक को मालूम है? जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। इल्यूमिनाटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसका एक बार मेंबर बन जाने के बाद किसी को भी जिंदगी भर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बातचीत, इसके काम, इसके कनेक्शंस, मंशा, इंटेंशन और ऑपरेशंस का जिक्र करना सख्त मना है। और जो भी ये करने की हिम्मत करता है वो अपनी जान जोखिम में डालता है। इसका खुलासा करना अपनी जान को दांव पर लगाने के बराबर है। मुझे पता है कि ऐसा करने से अब मेरी भी मौत पक्की है, पर फिर भी मैं आप सभी को इस सोसाइटी के हर उस राज को बताऊंगा जिससे आप और बाकी की दुनिया भी बेखबर है। इल्यूमिनाटी के बारे में कई थियरीज और रूमर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं। कहीं ये सुनने में आता है कि ये कोई बहुत बड़ा कल्ट ग्रुप है जो अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस और तौर तरीकों से चलता है, तो कहीं ये भी सुनने में आता है कि ये दुनिया की एक बहुत ही खुफिया लेकिन पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है जो दुनिया की इकोनॉमी, डेवलपमेंट, यहां तक कि कई देशों के डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल डिसीजंस को असर करता है। इस गुट का कई हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस और स्कैंडल्स में भी हाथ माना जाता है। तो आखिर क्या भला है ये इल्यूमिनाटी, और क्या मैं और आप यानी कि आम इंसान इस खुफिया ग्रुप के मेंबर्स बन सकते हैं? आती जाती बातों, रिसर्च और अफवाहों के मुताबिक इस गुट का मेंबर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं। इससे जुड़ने के लिए कुछ अहम शर्तों का पूरा होना जरूरी है, जैसे कि बाकी सभी मेंबर्स की अनुमति, कैंडिडेट का एक रईस खानदान से ताल्लुक होना और लोगों के बीच अच्छा खासा रुतबा होना। ग्रुप में एक रैंकिंग सिस्टम भी है, जहां जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो सबसे पहले एक नोविस के तौर पर शुरू करते हैं, फिर एक लेवल ऊपर मिनर्वल रैंकिंग हासिल करते हैं और फिर इससे भी सीनियर इल्यूमिनेटेड मिनर्वल का ओहदा हासिल करते हैं। इस तरह वैसे ही 13 और सीनियर रैंकिंग्स से गुजरते हैं, जिसके बाद आखिरकार वो इस खुफिया गुट का मेंबर बन सकते हैं। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सीक्रेसी क्यों? क्या इस गुट के तरीके, रिचुअल्स, इंटेंशन हैरत अंगेज, डरावने या अजीबोगरीब हैं? रिचुअल्स यानी कि संस्कार, ये खुफिया गुट अपने ही कुछ तौर तरीकों से चलता है जो कि ज्यादातर अनसुने और अनकहे ही हैं। जैसे कि मेंबर्स कभी अपने असली नाम का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन क्यों?
माना जाता है कि ग्रुप के अंदर रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से रिचुअल्स भी बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर्स को अपनी सारी किताबों की एक लिस्ट बनानी पड़ती है, साथ ही एक और लिस्ट जिसमें उन्हें अपनी सारी कमजोरियों को बयान करना पड़ता है और अपने दुश्मनों के नाम भी बताने पड़ते हैं। इसके बाद एक नोविस को अपनी निजी दिलचस्पियों को त्याग कर समाज की मदद करने की कसम खानी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को चला रही है। कहने का मतलब यह है कि आज कई देशों में हो रहे बदलावों के पीछे इसी खुफिया गुट का हाथ है। हालांकि कई मेंबर्स ने फ्री मेसन्स जैसे गुटों को भी ज्वाइन किया, लेकिन ये बात आम मानी जाती है कि इल्यूमिनाटी अपने दम और अपने मंसूबों में काफी सक्सेसफुल रही है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि लोगों की जिंदगी के फैसले अब खुद लोग नहीं बल्कि द इल्यूमिनाटी जैसी खुफिया सोसाइटीज कर रही हैं? क्या हमारे डिसीजंस, कायदे कानून, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा, मतलब हमारे लाइफ की चाबी किसी और के हाथ में है? इसे समझने के लिए आपको मैं एक किस्सा बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मार्गरेट नाम की एक औरत रहती थी, जो कि ज्यादातर एक ही कन्वीनियंस स्टोर से अपने घर का सामान यानी कि ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, मेडिसिन्स और बाकी चीजें खरीदा करती थी। एक दिन जब वो कन्वीनियंस स्टोर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि सामने के सारे शेल्व्स बेबी प्रोडक्ट्स से भरे हुए हैं। उन्हें ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन शेल्व्स पर अक्सर फल और सब्जियां ही डिस्प्ले होती थीं। उस दिन के बाद जब भी मार्गरेट स्टोर जाती तो उन्हें बेबी प्रोडक्ट्स और मैटरनिटी यूटिलिटीज पर डिस्काउंट्स के कूपन्स ऑफर किए जाते। मार्गरेट का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग था और उन्होंने एक प्रेगनेंसी किट खरीद ली, जिसके रिजल्ट देखकर वो बिल्कुल दंग रह गईं, लेकिन डर भी गईं। वहीं उसी सुबह उनके पति एरिक घर पर संडे के दिन आराम से टीवी देख रहे थे कि तभी अचानक उनकी डोरबेल बजी। जब वो दरवाजे पर गए तो उन्होंने देखा कि उसी कन्वीनियंस स्टोर की तरफ से उनके और उनकी पत्नी मार्गरेट के नाम हैप्पी प्रेगनेंसी के ग्रीटिंग कार्ड के साथ साथ कुछ 70% डिस्काउंट कूपन्स भी आए हैं। एरिक को लगा कि कोई उनके साथ भद्दा मजाक कर रहा है। जब मार्गरेट घर लौटी तो एरिक ने उन्हें डिस्काउंट कूपन्स और ग्रीटिंग कार्ड दिखाया, जिसे देखकर दोनों दंग रह गए। एरिक इस बात से ज्यादा सरप्राइज्ड हुए कि प्रेगनेंसी टेस्ट लिया था और वो प्रेग्नेंट है। मार्गरेट को खुद इस बात से ताज्जुब हुआ कि उनके और एरिक से पहले कन्वीनियंस स्टोर को उनकी ये पर्सनल बात आखिर पता कैसे चली। उन्होंने मैनेजमेंट से जाकर बात की तो परचेस रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई शक की खास बात सामने नहीं आई, सिवाय उस प्रेगनेंसी किट के। इसके बाद भी मार्गरेट और एरिक दोनों ने ही इस बात को एक मार्केटिंग का तरीका समझकर भुला दिया। कुछ दिन बाद एरिक के ऑफिस में भी हैप्पी प्रेगनेंसी के पैकेजेस आने लग गए। अब बात स्टॉकिंग पर आ गई थी। कोई उनकी प्राइवेट लाइफ में दखल दे रहा था, पर कौन और क्यों? एरिक एक कॉर्पोरेट लॉ फर्म में सीनियर काउंसलर थे और वो ब्लैकमेलिंग के तरीकों से वाकिफ थे। रियल एस्टेट केस एक यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़ रहे थे, जिस पर करप्शन और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के इल्जाम लगे हुए थे। जब उन्होंने थोड़ी बारीकी से केस की तफ्तीश की तो जो सच्चाई सामने आई उसे सुनकर उनके होश उड़ गए। एरिक को पता चला कि उस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के खानदान के कई पीढ़ियों के तार एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, जिसका एक एलीट मेंबर उस कन्वीनियंस स्टोर के ब्रांड का मालिक था। बात साफ थी,
या तो वो केस छोड़ दे या अपने बच्चे के होने की उम्मीद। ऐसे वाकयों के चलते इल्यूमिनाटी के होने और आम लोगों की जिंदगी में उस जैसी सीक्रेट सोसाइटीज का इंटरफेरेंस साफ हो गया। इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया में हायरार्की यानी कि जनता को वर्गों में बांटने में इन खुफिया गुटों का काफी हाथ रहा है और ये हाथ खून से भी रंगे हुए हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि दुनिया भर की सरकारें इन सीक्रेट सोसाइटीज के जरिए लोगों की आइडियोलॉजीज बदलकर उन पर आज राज कर रही हैं। आज भी जब मैं इतिहास के पन्नों को बदलता हूं तो खुद से पूछता हूं कि अगर इल्यूमिनाटी के फाउंडर प्रोफेसर एडम वाइसहाउप्ट आज जिंदा होते तो क्या उनकी सोसाइटी का इस तरह रूल करना उन्हें अच्छा लगता? क्योंकि इल्यूमिनाटी की नींव रखने के पीछे उनके दूसरे रीजंस थे। इस बात का जवाब मुझे जरूर इन्हीं इतिहास के पन्नों में मिलेगा जब इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। आखिर कब बनाई गई ये इल्यूमिनाटी? क्यों जरूरत पड़ी इल्यूमिनाटी को बनाने की? कौन थे इसके फाउंडिंग फादर्स और क्या थी इस खुफिया गुट की मंशा? और कौन कौन शामिल था इस सीक्रेट सोसाइटी में? ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए हमारा अगला एपिसोड। साल 1776 जब द इल्यूमिनाटी का जन्म यूरोपियन देश जर्मनी के बवेरिया नाम के शहर में हुआ और ये अपने पहले दौर में 1785 तक कायम रहा। इसके मेंबर्स अपने आप को परफेक्टिबिलिस्ट्स कहते थे। ये ग्रुप मशहूर कानून के प्रोफेसर एडम वाइसहाउप्ट के सिद्धांतों से प्रेरित हुआ, जो ज्ञान और ताकत का जोरों से प्रचार करते थे। वो धर्म के बजाय शिक्षा में अधिक विश्वास करते थे और इसे लोगों में बढ़ावा देना चाहते थे। उस समय जिस तरह यूरोप के कई देशों के लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया और उनकी आजादी दबाई जा रही थी, वो इस जबरदस्ती से नाखुश थे। उस समय धर्म के नाम पर लोगों का शोषण और एजुकेशन और प्रोग्रेस पर धर्म के हावी होने के खिलाफ वो एक मुहिम छेड़ना चाहते थे ताकि लोगों को एक नई प्रोग्रेसिव गाइडेंस मिल सके और वो तरक्की की ओर बढ़ सके, जिसे उन्होंने इल्यूमिनेशन का नाम दिया। इस खुफिया गुट की पहली बैठक 1 मई 1776 को इंगोलस्टाट शहर के बाहर हुई। इस सीक्रेट मीटिंग में 5 लोग मौजूद थे जिन्होंने मिलकर इस ग्रुप के कायदे कानून बनाए। मकसद साफ और एक ही था, सरकारों को फैसले लेने पर मजबूर करना और मोनार्की यानी कि राजस्व और चर्च या धर्म का लोगों पर से काबू हटाना, यानी कि लोगों के हाथों में अपने फैसले खुद लेने के जज्बे और काबिलियतों को प्रमोट और इंस्पायर करना। उस जमाने के कई मशहूर थिंकर्स, फिलोसोफर्स, रिफॉर्मिस्ट्स, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया के सेलिब्रिटी और बिजनेस की दुनिया के दिग्गजों पर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स होने का शक साधा गया। लोगों को एक नई सोच, एक नई दिशा देने के लिए 1776 में प्रोफेसर एडम वाइसहाउप्ट ने बवेरियन ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की शुरुआत की। ये कहना गलत नहीं होगा कि एडम ही इस सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडिंग फादर थे। उनका मानना था कि यूरोप में उस सदी में इस सोसाइटी की शुरुआत चर्च के इन्फ्लुएंस के लिए एक काउंटर मेजर की तरह की गई थी। चर्च ने धर्म के अनुसार ऐसे कई संस्कार, रूल्स और रेगुलेशंस लोगों पर लागू किए थे जो आम जनता के साइंटिफिक थॉट, उनके उद्धार और खुशहाली के लिए एक अड़चन बन गए थे। इसीलिए एडम ने यूरोप के और बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर इस सोसाइटी को शुरू किया था, जो लोगों की सोच और विचारों, पुराने ख्यालातों और संस्कारों को भुलाकर
तरक्की की एक नई राह कायम कर सके। एडम ईसाई धर्म की जगह एक ऐसी नई सोच की शुरुआत करना चाहते थे जो लोगों के हित की बात करे। इल्यूमिनाटी को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था और इसके रिप्रेजेंटेटिव्स बवेरिया राज्य के लगभग सभी शहरों में फैले हुए थे। इस मुहिम ने वक्त के चलते तेजी पकड़ी और एक कॉम्प्लिकेटेड इंटरनल स्ट्रक्चर के तहत इसमें लोग एक दूसरे से सीक्रेट कोड्स के जरिए बातचीत करने लगे। अपने पीक पर यह सीक्रेट सोसाइटी यूरोप के एक बहुत बड़े इलाके में ऑपरेट करने लगी, जो कि यूरोप के वेस्ट में इटली से डेनमार्क और ईस्ट में पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से फ्रांस की राजधानी पेरिस तक फैली हुई थी। उस जमाने में इल्यूमिनाटी के कुछ नामी मेंबर्स में लिटरेचर के दिग्गज योहान गॉटफ्राइड वॉन हर्डर भी शामिल हैं। हालांकि किस हद तक वो इस सोसाइटी से जुड़े थे ये कहना मुश्किल है। इनके साथ ही एस्ट्रोनॉमर योहान बोड, राइटर फ्रीड्रिख निकोलाई, फिलोसोफर फ्रीड्रिख जैकबी और मशहूर कवि फ्रीड्रिख लियोपोल्ड और ग्राफ जू स्टॉलबर्ग भी इस सोसाइटी के मेंबर्स थे। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन के नामी फिलोसोफर फ्रांसिस बेकन का ताल्लुक भी इस सोसाइटी के साथ रहा। अगर ग्रुप के साइज की बात की जाए तो साल 1782 के आते आते इसमें कुछ 600 मेंबर्स जुड़ चुके थे, जिनमें जर्मनी के कई मशहूर और रईस लोग मौजूद थे, जैसे बैरन एडोल्फ वॉन नीश, जो पहले फ्री मेसन्स के मेंबर भी थे और उन्होंने इल्यूमिनाटी की आइडेंटिटी, मंसूबों और तौर तरीकों को डेवलप करने में काफी मदद की। अगले 2 साल यानी 1784 तक इस गुट की मेंबरशिप 600 से बढ़कर 3000 हो गई। इसके अलावा यहां तक कहा जाता है कि महान जर्मन लेखक योहान वुल्फगैंग वॉन गॉथा ने भी इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। इस बात से हैरानी होती है कि इस खुफिया गुट के टूट जाने की खबर के साथ ही इसके पर्दे के पीछे चलते रहने की खबरें चलने लगी। लोग इस बात को आज भी मानते हैं कि इस दुनिया के कई देशों को चलाने वाला ग्रुप और लोगों की सोच को बदलने वाला ग्रुप और कोई नहीं बल्कि इल्यूमिनाटी ही है। 1963 में प्रिंसिपिया डिस्कॉर्डिया नाम का एक आर्टिकल छपा, जिसने एक ऑल्टरनेट बिलीफ सिस्टम का प्रचार किया, जिसका नाम था डिस्कॉर्डियनिज्म। इस आर्टिकल में अफवाहों के जरिए क्रांति लाने और सिविल डिसओबीडियंस की मांगे की गई। ऐसी सोच रखने वाले कुछ लोगों ने तो बाद में इल्यूमिनाटी को कई हाई प्रोफाइल स्कैंडल्स के लिए जिम्मेदार भी ठहराया, जिसमें तब के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या का भी आरोप था। वक्त के चलते इल्यूमिनाटी कई अफवाहों से जोड़ा जाने लगा, जिसमें सेटनिज्म, विचक्राफ्ट और साइंस के द्वारा मैजिक का इस्तेमाल और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने की कोशिशें शामिल हैं। सोचने वाली बात है कि यह सब साल 1776 के पहले इल्यूमिनाटी के कायदों से कतई मेल नहीं खाती थी। 18वीं सदी में इल्यूमिनाटी के टूट जाने की खबरें जैसे ही फैलना शुरू हुई, साल 1797 में फ्रांसीसी पादरी एबी ऑगस्टीन बोरेल ने यह सनसनीखेज दावा कर दिया कि इल्यूमिनाटी और उस जैसी और सोसाइटीज ही फ्रांस में क्रांति लाने और तख्ता पलटने के लिए जिम्मेदार थी। यही नहीं, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने एक लेटर में भी इल्यूमिनाटी के खतरे के बारे में लिखा, जिसने इस सीक्रेट सोसाइटी के वजूद को तूल दिया। साल दर साल किताबों और अखबारों में इस गुट की निंदा की गई और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के इल्यूमिनाटी के मेंबर होने की भी अफवाहें फैलने लगी। हाल ही के दौर में इल्यूमिनाटी को एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जमाने की कोशिशों के लिए ब्लेम किया जाता है।
जिसमें दुनिया के कई मशहूर और रईस सेलिब्रिटीज जैसे कि म्यूजिक सुपरस्टार कपल बियोंसे और उनके पति जे-ज़ी, जिन्हें इस खुफिया ग्रुप का मेंबर माना जाता है। लेकिन इस पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी के तौर तरीके, खासकर इसकी खुफिया आइडेंटिटी को लेकर कई बातें भी की गई हैं। ये एक दिलचस्प बात है कि 1785 के बाद हमें बवेरियन इल्यूमिनाटी के निशान कम ही मिलते हैं, क्योंकि इसके बाद ये सीक्रेट सोसाइटी पर्दे के पीछे से मंसूबों को पूरा करने के लिए काम करती रही है। माना जाता है कि प्रोफेसर एडम वाइशॉफ्ट के घर पर ही खुफिया बैठकें हुआ करती थीं। हालांकि ये सोसाइटी बनी तो थी खुफिया तरीके से, लेकिन कुछ ही दिनों में इसके बारे में स्थानीय सरकार को पता चल गया और उन्होंने इस पर पाबंदी लगा दी। एडम का ये सपना ज्यादा दिन तक साकार नहीं रह पाया, क्योंकि सन 1798 में कार्ल थियोडोर, जो कि बवेरिया राज्य के ड्यूक थे, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें चलाने और उनके मेंबर्स बनने पर मौत की सजा का कानून तक लागू कर दिया। साथ ही प्रोफेसर को दूसरे शहर भी भेज दिया गया था ताकि वो फिर से संगठन को बनाने की कोशिश ना करें। लेकिन माना जाता है कि इसके बावजूद ये सोसाइटी कभी बंद नहीं हुई और आज भी चल रही है। प्रोफेसर वाइशॉफ्ट की लिखी एक किताब आज भी इंगोलस्टाड शहर के म्यूजियम में रखी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने काम के बारे में बताया है कि आखिर खुफिया संगठन इल्यूमिनाटी की शुरुआत के पीछे उनका मकसद क्या था। अब सवाल ये उठता है कि आग के बिना धुआं कैसे? मतलब इतने 100 सालों के बाद भी इल्यूमिनाटी का वजूद बरकरार कैसे है? क्या ये वाकई है या सिर्फ कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है? इल्यूमिनाटी को महज अफवाह करार देना, नकार देना पूरी तरह से सही नहीं होगा। इतिहास के पन्नों को अगर हम खोलकर देखें तो 12वीं और 13वीं शताब्दियों में नाइट्स टेम्पलर जैसे सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप द्वारा वेटिकन चर्च के खिलाफ की जाने वाली मुहिम के सबूत हमें आज परखने के लिए आम मिल जाते हैं। खास करके यूरोप में कई हजार साल से चर्च और साइंस के बीच चल रही जद्दोजहद ने ऐसे कई खुफिया गुटों को जन्म दिया, पर वो सब आए और चले गए। तो क्या इल्यूमिनाटी को कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ खड़े किए गए एक क्रांतिकारी गुट की तरह समझा जा सकता है? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास पैसे, कनेक्शंस और असले की कमी नहीं? आज इंटरनेट के आ जाने के बाद ऐसे कई सवाल हैं जो इल्यूमिनाटी को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। जैसे क्या ये सोसाइटी वाकई लोगों यानी कि आम जनता की भलाई, एक फ्रेश और प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस लाने की ओर काम कर रही है, या जिस तरह जनता को धर्म के नाम पर गुमराह किया जाता है उसी तरह का मैनिपुलेशन इल्यूमिनाटी भी कर रही है? अगर ये सोसाइटी लोगों की भलाई के लिए खुफिया तौर पर काम कर रही है तो इसके हाथ खून से क्यों रंगे हुए हैं? क्यों इस पर हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस और व्हाइट कॉलर क्राइम के इल्जाम लगते आए हैं? लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा सवाल है कि साल 1776 में अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिली थी। ये वही साल है जब इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। तो क्या इल्यूमिनाटी के पैर हमेशा से पॉलिटिक्स में धंसे हुए थे? ये सवाल पॉलिटिक्स और इल्यूमिनाटी के रिश्ते का प्रचार बखूबी ढंग से करते हैं। तो कैसे इन्फ्लुएंस करती है इल्यूमिनाटी दुनिया के पॉलिटिकल बैलेंस को? ऐसे कौन से सबूत हैं जो इस खुफिया गुट को एक्सपोज करते हैं? दुनिया के पॉलिटिक्स में इल्यूमिनाटी किस तरह इन्वॉल्व्ड है? क्या पॉलिटिक्स पूरी इल्यूमिनाटी पर डिपेंडेंट है? इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड में।
इल्यूमिनाटी और पॉलिटिकल स्कैंडल्स का जैसे चोली दामन का साथ रहा है। 200 साल पहले 1798 में इल्यूमिनाटी के अमेरिका में अपना जाल फैलाने की खबरें प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन तक पहुंची, जिन्होंने इस बात का दावा किया कि अमेरिका इस सीक्रेट सोसाइटी के खतरे से बाहर है। तभी से खुफिया गठबंधनों, पार्टनरशिप्स और इलेक्शंस के रिजल्ट्स तय करने में इल्यूमिनाटी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखा जाने लगा। इंटरनेट के जमाने के साथ इल्यूमिनाटी को लेकर खुलेआम फोरम्स पर डिस्कशंस होने लगी, जहां उनका कई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसीजंस, यहां तक कि पॉलिटिकल मर्डर्स में भी हाथ होने के खुलासे होने लगे। इनमें यहां तक कहा गया कि अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी यही शातिर और खुफिया सीक्रेट सोसाइटी थी। वेस्ट में जिस तरह इल्यूमिनाटी ने दुनिया की इमेजिनेशन को कैप्चर किया, आज तक उसकी तुलना कोई नहीं कर पाया। इल्यूमिनाटी की सच्चाई सिर्फ एक अफवाह नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर में हुए कई पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस में इस सीक्रेट सोसाइटी के इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डॉलर के करेंसी नोट पर भी इस सीक्रेट ग्रुप के लोगों का होना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। द इल्यूमिनाटी अपने आप में एक स्कैंडलस मिस्ट्री है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कोई तो है जो कि ताकतवर है और पूरी दुनिया पर नजर रखे हुए है, और उसके किए हुए फैसले आए दिन दुनिया की तकदीर बदलते रहते हैं, फिर चाहे वो जंग की सूरत में हो या इकोनॉमी या फिर डिप्लोमेसी के तौर पर। इस बात से कोई अनजान नहीं है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ तक तमाम लोगों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाने पर आमादा कर दिया। ऐसा मानना है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दरअसल यूरोप की सीक्रेट सोसाइटीज के ताकतवर मेंबर्स की ही चाल थी, जिससे नाज़ी जर्मनी पूरी दुनिया पर राज कर सके। गौर करने की बात यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी भूखमरी की कगार पर आ गया था, क्योंकि उस पर कई इंटरनेशनल सैंक्शंस लगा दिए गए थे। इसके कुछ चंद सालों में ही जर्मनी का अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत रशिया तक को चैलेंज करना इस बात का सबूत है कि हिटलर अपने खूनी मंसूबों में अकेला नहीं था। ताकत के नशे में चूर वो एक ऐसा लीडर था जिसके सिर पर उसके असली आकाओं का हाथ था। क्या ये आका कोई सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है? क्या इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था? अगर इतिहास में जाकर देखें तो बवेरियन ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी के ही बवेरिया राज्य में बसे इंगोलस्टाड शहर में हुई थी। 18वीं सदी के आते आते कई कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स जैसे कि स्कॉटलैंड के फिजिसिस्ट जॉन रॉबिसन और फ्रांस के पादरी ऑगस्टीन बेरुएल ने इल्यूमिनाटी पर शक का इजहार करते हुए ये कहा कि यही सीक्रेट सोसाइटी फ्रांस में हुए तख्ता पलट और उसके बाद हुए खून खराबे और दंगों के पीछे थी। इल्यूमिनाटी और उसके मेंबर्स पर टेररिस्ट्स होने तक का इल्जाम लगाया गया, जो कि लोगों में उग्रवादी सोच फैला रहे हैं ताकि एक अधर्मी समाज कायम हो सके। 19th सेंचुरी में इल्यूमिनाटी द्वारा की जाने वाली कॉन्स्पिरेसीज के डर ने यूरोप के अमीर तबकों के लोगों के बीच काफी बेचैनी पैदा कर दी थी, और उन्हीं ताकतवर और नामी लोगों के रिएक्शंस ने ही 1848 में क्रांति को अंजाम दिया। 20वीं सदी में फासिस्ट प्रोपेगेंडा के चलते एक बार फिर इल्यूमिनाटी के इन्वॉल्वमेंट की खबरें आने लगी। ब्रिटेन के हिस्टोरियन नेस्टा हेलेन वेबस्टर और अमेरिकन सोशलाइट एडिथ स्टार मिलर ने इल्यूमिनाटी के कारनामों के बारे में न ही अफवाहें फैलाईं, बल्कि उन्होंने दावा भी किया कि ये एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है
जो कि यूरोप के ज्यूज का सपोर्ट करती है, वही ज्यूज जो कि दुनिया की इकोनॉमी के साथ साथ सोवियत रशिया को भी चलाते थे ताकि वो दुनिया को दो गुटों में बांटकर राज कर सके। अमेरिका के ही जेरल्ड बर्टन विनरोड के साथ ही दूसरे और थियरिस्ट्स का मानना था कि 1910 के दशक के क्रिश्चियन मूवमेंट के दौरान, जिसमें राइट विंग के नुमाइंदों के साथ साथ जॉन बर्च सोसाइटी के लोग भी शामिल थे, कई लोगों ने इल्यूमिनाटी पर यह इल्जाम लगाया कि हाई सोसाइटी के थिंक टैंक्स दरअसल इल्यूमिनाटी की सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके जरिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम किया जा सके, जिसका मतलब पूरी दुनिया पर एक ही सरकार का राज होगा। इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तार बाद में नाजी जर्मनी के हिटलर और उसके एक्सपेंशनिस्ट मंसूबों के साथ जोड़े गए। इसके अलावा अमेरिका और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के पन्नों में ऐसे और भी दिल दहला देने वाले राज हैं जिन पर से आज तक भी पर्दा नहीं उठ पाया है। नवंबर 22, 1963 की सुबह, जब केनेडी का प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय डैलस शहर पार्कलैंड हेल्थ से गुजर रहा था, तो उस वक्त एक लॉन्ग रेंज राइफल से फायर की गई गोली ने प्रेसिडेंट की जान ले ली। ये दुनिया के सबसे सनसनीखेज वाकयों में से एक था, जिसे दुनिया के हर अखबार, रेडियो स्टेशन और न्यूज स्टूडियो ने रिपोर्ट किया था। जहां एक कातिल ली हार्वी ऑसवाल्ड के पकड़े जाने का सबूत साफ सामने आया है, वहीं ऑल्टरनेट थियरिस्ट्स ये भी कहते हैं और दावा करते हैं कि उस दिन उस प्लान में एक नहीं बल्कि कई और लोग भी शामिल थे। जैसा कि कई फोटोज और वीडियोस में देखी गई एक मिस्टीरियस औरत, जिसे द बबूश्का लेडी के नाम से आज जाना जाता है, उस दिन उस वक्त प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय के इतने नजदीक ये औरत हाथ में कैमरा लिए हुए गुजरते हुए प्रेसिडेंट की फोटो लेते देखी जा सकती है। वहीं सड़क की दूसरी ओर एक पेड़ के पीछे एक और इंसान छिपकर खड़ा देखा जा सकता है। तब से लेकर आज तक इन दोनों पर शक किया जाता है कि ये किसी सीक्रेट सोसाइटी के ही मेंबर्स थे। मजेदार बात यह है कि उस दिन के बाद इन दोनों का कोई अता पता नहीं मिला। क्या ये कोई इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल और अमीर लोग थे जिन्हें प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय के इतना नजदीक खड़ा होने की इजाजत दे दी गई? अगर हाँ, तो इजाजत किसने दी और क्यों दी? ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की ट्रेजरी पर इल्यूमिनाटी का कंट्रोल था और केनेडी के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने के कारण इल्यूमिनाटी की ताकत कमजोर पड़ रही थी और इसीलिए उनकी हत्या करवा दी गई। कई लोग ये भी मानते हैं कि सोवियत रशिया के साथ उनका तनाव और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के चलते एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने के लिए उनका पॉलिटिकल मर्डर करवाया गया। इसके अलावा अगर हम एडोल्फ हिटलर के बारे में ही और डिटेल्स हासिल करें, तो ज्यादातर लोग हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लाखों यहूदियों के कत्ल का जिम्मेदार मानते हैं, जो कि सच भी है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिटलर की भी कामयाबी के पीछे यूरोप की सीक्रेट सोसाइटीज का हाथ था। इस बात में कोई शक नहीं कि जातिवाद हिटलर के लिए एक अहम मुद्दा था, जिसे इस्तेमाल करके उसने जर्मनी के लोगों को मैनिपुलेट किया। क्या यह मैनिपुलेशन किसी सीक्रेट सोसाइटी ने ही किया था? ये एक जायज सवाल है, क्योंकि हिटलर आखिरकार एक इंसान ही तो था जो बिना किसी सपोर्ट, कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस के ये सब अचीव नहीं कर सकता था। एक तरफ से देखा जाए तो नाजी पार्टी की विचारधारा के पीछे तख्ता पलट ही था, जो उसके तौर तरीकों में एक ग्लोबली इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल और सोशल ग्रुप की तरफ इशारा करता है। हमारे भारत में ही अंग्रेजों से लड़ने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, गदर पार्टी और कई ऐसे खुफिया गुटों के होने की सच्चाई है, जिन्होंने लोगों की पुरानी सोच को बदलने और तख्ता पलट करने के लिए जी तोड़ कोशिशें की हैं, मगर ये कभी सीक्रेट नहीं बना रहा। इल्यूमिनाटी का वर्चस्व सिर्फ पहले के वक्त में ही बना हुआ नहीं था,
बल्कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके हाथों का सिग्नेचर मूवमेंट थियरिस्ट्स के लिए उन्हें इल्यूमिनाटी का मेंबर घोषित करने के लिए काफी था। कुछ का तो ये भी मानना है कि अमेरिका का हर एक प्रेसिडेंट अपना पद संभालने पर इल्यूमिनाटी का मेंबर बन जाता है। वहीं कई लोग ये भी मानते हैं कि ट्रंप एक बहुत ही पावरफुल माइंड कंट्रोलर है। खैर, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हो या सच्चाई, इस बात में कोई शक नहीं कि इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटी बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों से बनी है, जिनमें चेंज मेकर्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और मीडिया पर्सनालिटीज के शामिल होने का दावा लोग करते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इल्यूमिनाटी ने सिर्फ पॉलिटिक्स पर ही अपना कंट्रोल नहीं बनाए रखा, बल्कि मीडिया वर्ल्ड भी उसके इस कंट्रोल से अछूता नहीं रहा। तो क्या इल्यूमिनाटी अमीरों का एक एलीट सीक्रेट क्लब है? क्यों जाता है शक दुनिया के नामी सेलिब्रिटीज का इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स होने पर? क्या इल्यूमिनाटी सच में सोल के बदले शोहरत देती है? क्या बेयोंसे, मैडोना, किम कार्दाशियन जैसी बड़ी सेलिब्रिटी के फेमस होने में इल्यूमिनाटी का ही हाथ है? ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। वक्त तेजी से बदलता है और इल्यूमिनाटी ने भी इसका भरपूर फायदा उठाकर पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस, यहां तक कि मीडिया में भी अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी। हिप हॉप सीन में भी इल्यूमिनाटी के सिंबोलिज्म को खुलेआम देखा जाने लगा। लोग पूछने लगे कि कहीं लेजेंडरी रैपर टूपैक का खून भी इसलिए तो नहीं किया गया क्योंकि उसकी आने वाली एल्बम का टाइटल इल्यूमिनाटी था। इस तरह की बातों ने थियरिस्ट्स के बीच साल 2000 के बाद और तूल पकड़ा, जब अचानक ब्लैक म्यूजिक आर्टिस्ट्स दुनिया भर में नाम, शोहरत और पैसा कमाने लगे। कईयों को लगा कि ये सब व्हाइट सुप्रेमेसिस्ट सोसाइटी इल्यूमिनाटी के हाथों बिक गए हैं। इसके साथ ही जे-ज़ी, बियोंसे, लेडी गागा और साथ ही और स्टार्स ने जब इल्यूमिनाटी के सिंबल्स को अपनाना और दर्शाना शुरू किया, तो ये अफवाहें सच में बदल गईं। म्यूजिक की दुनिया की सबसे बड़ी फीमेल ग्लोबल सुपरस्टार मानी जाने वाली बियोंसे ने एक बार कहा, "Y'all haters corny with that Illuminati mess." ये शब्द बियोंसे ने अपने एक गाने की स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान कहे, जिसके बाद इंटरनेट पर इल्यूमिनाटी के खौफ ने तूल पकड़ लिया। बियोंसे का इल्यूमिनाटी का महज जिक्र लोगों में शक पैदा करने के लिए काफी था कि वो अपने इल्यूमिनाटी का मेंबर होने के राज को झुटलाने की कोशिश कर रही हैं। लोगों ने बियोंसे पर कई सवाल उठाए, जैसे क्या बियोंसे सिर्फ एक मजाक कर रही थी? क्या ये सीक्रेट सोसाइटीज में विश्वास करने वाले दुनिया भर के लोगों के लिए एक मैसेज था? या फिर क्या बियोंसे ने म्यूजिक के जरिए ये स्वीकार किया कि वो खुद भी किसी सीक्रेट सोसाइटी की मेंबर है? इतना ही नहीं, बियोंसे के पति और रैप म्यूजिक लेजेंड जे-ज़ी का अपनी परफॉर्मेंसेस में कई बार हाथों से रॉक नेशन का सिंबल हाथों के इशारों से दर्शाना, उसे बनाकर पोज करना, फैंस और इंटरनेट पर मौजूद थियरिस्ट्स को इस बिलियनेयर सुपरस्टार कपल का किसी सीक्रेट सोसाइटी के साथ जोड़ने पर मजबूर कर देता है। हालांकि बियोंसे ने खुद ये जाहिर किया कि उनके और जे-ज़ी के ऐसे कोई खुफिया ताल्लुकात नहीं हैं, मगर थियरिस्ट्स हमेशा उन जैसे और उनके अलावा भी कई सेलिब्रिटीज पर एक कड़ी नजर रखते हैं। इसलिए उनके पास ऐसे कई सबूत मौजूद होते हैं जिनसे वो ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ, मीडिया इंडस्ट्री में कई सेलेब्स इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। जैसे जे-ज़ी ने इल्यूमिनाटी की ओर इशारा करते हुए 2010 में रिक रॉस के साथ एक ट्रैक रिलीज किया। उसका नाम था फ्रीमेसन, जो कि काफी दिलचस्प बात थी। उसमें ये बोल शामिल थे, I said I was amazing, not that I'm a mason and I'm red hot,
आई एम ऑन माई थर्ड सिक्स बट अ डेविल आई एम नॉट। लेकिन जेजी की इन रूमर्स को नकारने की कोशिश ने इस बात को और तूल देने का ही काम किया कि उनके इल्यूमिनाटी के साथ गहरे ताल्लुक हैं। मडोना को कौन नहीं जानता। 50 साल से ग्लोबल म्यूजिकल सुपरस्टार रही मडोना का भी नाम इल्यूमिनाटी के साथ शायद इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि 2014 में उन्होंने अपनी एल्बम रिबेल हार्ट में एक ट्रैक इल्यूमिनाटी के नाम से भी गाया। इट्स लाइक एवरीवन इन दिस पार्टी शाइनिंग लाइक द इल्यूमिनाटी। इन शब्दों के साथ मडोना का इस सीक्रेट सोसाइटी का जिक्र क्या सिर्फ एक फोटो अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखी जानी चाहिए, या क्या मडोना भी इल्यूमिनाटी की मेंबर है? मडोना के लिए ऐसे सवालों ने लोगों के दिल में घर कर लिया, मगर जवाब किसी को नहीं मिला। पर कहते हैं ना कि कभी कभी सच सामने होता है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर सकते। मडोना और इल्यूमिनाटी के बीच की कॉन्स्पिरेसी भी ऐसे ही सच से ढकी हुई थी। कुछ साल पहले अमेरिकन म्यूजिकल सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट जब अपना अवार्ड लेने स्टेज पर चढ़ी, कान्ये वेस्ट जो कि खुद भी एक मशहूर पॉप स्टार हैं, वो अचानक स्टेज पर पहुंच गए। उन्होंने बड़ी स्विफ्टली स्विफ्ट के हाथ से माइक्रोफोन छीन लिया और ये ऐलान कर दिया कि इस अवार्ड की असली हकदार दरअसल बियोंसे है। देखने, सुनने और समझने वाले फैंस को तो कान्ये की इस बचकानी हरकत पर काफी गुस्सा आया, जो उन्होंने इंटरनेट मीम्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए जाहिर भी किया। लेकिन थियरिस्ट्स का ये मानना था कि क्योंकि बियोंसे और उनके पति रैप सेंसेशन जेजी दोनों ही इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं, इसलिए ये इस खुफिया ऑर्गेनाइजेशन का तरीका था टेलर स्विफ्ट को एक मैसेज पहुंचाने का। अब तक हम कुछ एंटरटेनमेंट सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के इल्यूमिनाटी के साथ कनेक्शंस को परख रहे थे, लेकिन इनके अलावा खेल कूद के स्टार्स को भी इल्यूमिनाटी के साथ जोड़ा गया है। बास्केटबॉल के सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 6 की जर्सी अगर थियरिस्ट्स के लिए बड़ा हिंट नहीं है तो उनकी जेजी के साथ गहरी दोस्ती और उनके ट्रायंगल वाली मशहूर टी शर्ट्स इस बात की गवाह हैं कि उन्हें लेकर अफवाहें सिर्फ अफवाहें ही नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर थियरिस्ट्स की अफवाहों और क्लेम्स को चैलेंज करती किम कार्दाशियां जैसी सेलिब्रिटीज भी हैं जो मीडिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में माहिर हैं। उन्हें लेकर यहां तक अफवाहें हैं कि वो जादू टोना करती हैं और उनके पति कान्ये वेस्ट इसमें उनका साथ देते हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन इन सब न्यूज के चलते किम के करियर ने भी ऊंचाइयां पकड़ ही ली थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। इसी का फायदा उठाते हुए किम और कुछ और सेलिब्रिटीज ने इल्यूमिनाटी को अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन वो सच में इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए हैं या नहीं, ये बात आज भी लोगों के बीच क्लियर नहीं हो पाई है। खैर, किम कार्दाशियां और बियोंसे के अलावा सेलेब्स की लिस्ट में एक ऐसा नाम भी आज तक जुड़कर आता है जिसके पीछे की कंट्रोवर्सी भी बहुत अलग है। ये नाम है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन को भी इल्यूमिनाटी ने अपने शिकंजे में कसने की कोशिश की और आज उनकी डेथ का रीजन भी बहुत से लोग इल्यूमिनाटी को ही ठहराते हैं। क्या इल्यूमिनाटी ने ली थी माइकल जैक्सन की जान? क्यों माइकल जैक्सन की डेथ आज भी एक मिस्ट्री है? क्यों इल्यूमिनाटी को किंग ऑफ पॉप की डेथ का जिम्मेदार बताया जाता है? क्या सच में माइकल जैक्सन को इल्यूमिनाटी का कोई सीक्रेट पता था? और क्या वो भी इल्यूमिनाटी के मेंबर थे? इन सभी सवालों पर से उठेगा पर्दा हमारे अगले एपिसोड में।